हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, डेट इज़ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। बच्चों, ये बहुत ही इजी चैप्टर है। चैप्टर इजी है बट क्वेश्चंस नीट में 3 से 4 इसमें से पूछे जाते हैं। इसके कंसेप्ट्स स्टार्टिंग में ही समझ लोगे तो आगे पूरे चैप्टर में बहुत अच्छा रहेगा। तो स्टार्टिंग से ही फोकस करिएगा कंसेप्ट्स पे। और चैप्टर ऑल्दो थोड़ा ईजी है बट इम्पॉर्टेंट बहुत है, बिकॉज नीट में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। देखो, हम फ्लावरिंग प्लांट्स की बात कर रहे हैं, तो फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब हम कौन से ग्रुप की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एंजियोस्पर्म्स की, राइट। तो एंजियोस्पर्म्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होते हैं हम उसकी बात करते हैं। ठीक है, चलिए पहले कुछ कंसेप्ट्स पर बात करते हैं कि देखो, आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा कि एक जो प्लांट है उसमें 2 तरह की जनरेशन्स मिलती है, दोनों जनरेशन्स मिलती है। फर्स्ट जनरेशन है गैमेटोफाइट, और जो एक और जनरेशन है डेट इज़ द स्पोरोफाइट। ठीक है, ये 2 जनरेशन्स मिलती है, गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट का काम होता है इट प्रोड्यूस गैमेट्स, एंड स्पोरोफाइट का काम होता है इट प्रोड्यूसेस स्पोर्स। नाम से समझ आ रहा है, गैमेटोफाइट गैमेट्स बनाता है, स्पोरोफाइट स्पोर्स बनाते हैं। अब बात करते हैं कैसे बनाते हैं। तो देखो, गैमेटोफाइट क्या होता है? एन। गैमेट्स भी कैसे होते हैं? एन। तो एन से एन बन रहा है, तो इनके बीच में क्या होता है? माइटोसिस। स्पोरोफाइट होता है 2n एंड स्पोर्स आर ऑलवेज n, तो यहाँ पर जो प्रोसेस चलता है डेट इज़ द मियोसिस। ठीक है, अब देखो ये जो स्पोर्स हैं, ये स्पोर्स क्या करते हैं? बाद में जाके फिर से बना देते हैं गैमेटोफाइट। इट फॉर्म्स गैमेटोफाइट, डेट इज एन। तो देखो, गैमेटोफाइट ने गैमेट्स बनाए, स्पोरोफाइट ने स्पोर्स बनाए, और स्पोर्स ने क्या बनाए? फिर से गैमेटोफाइट। तो सीक्वेंस देखो क्या बना। देखो, सबसे पहले हम स्पोर्स की बात करते हैं, कहीं से भी बात करो एक बार। साइकिल, स्पोर्स ने बनाया गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट ने बनाए गैमेट्स। फिर ये गैमेट्स क्या होते हैं? फ्यूज होते हैं, मेल एंड फीमेल। फ्यूजन होने के बाद में क्या बनता है? 2n बनता है, यानी क्या बना? स्पोरोफाइट बना। स्पोरोफाइट फिर से क्या बना देते हैं? स्पोर्स बना देते हैं। तो ये साइकिल इस तरह से चलती रहती है। ये साइकिल आपको अच्छे से ध्यान रहेगी तो यहाँ पर कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। स्पोर्स है n, गैमेटोफाइट आर n। ठीक है, गैमेट्स आर n, n प्लस n क्या हो गया? 2n, डेट इज स्पोरोफाइट। और स्पोरोफाइट में क्या हुआ? मियोसिस हुआ, और क्या बन गए? स्पोर्स। फिर से बात करेंगे, गैमेटोफाइट बनाते हैं गैमेट्स, स्पोरोफाइट बनाते हैं स्पोर्स, और स्पोर्स बना देता है गैमेटोफाइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं और कुछ बेसिक कंसेप्ट्स की। देखिए, 5 ग्रुप्स की हम बात करते हैं, डेट इज एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स की। तो आप लोगों को याद होंगे कुछ कंसेप्ट्स, ऐसे मैं आशा करती हूँ कि एल्गी और ब्रायोफाइट के अंदर जो मेन डोमिनेंट प्लांट बॉडी थी, वो कौन सी थी? गैमेटोफाइट। डोमिनेंट प्लांट बॉडी कौन सी थी? गैमेटोफाइट, डेट इज एन। टेरिडोफाइट, जिम्नो एंड एंजियो में जो डोमिनेंट प्लांट बॉडी थी डेट वाज स्पोरोफाइट, डेट इज 2। ठीक है, और हमें यहाँ पे सिर्फ किसको पढ़ना है? एंजियोस्पर्म्स को पढ़ना है, डेट इज द फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। जनरल अभी सब समझिए, चैप्टर अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। देखो, अज्यूम करो ये एक पॉट है, ठीक है, इसके अंदर क्या है? ये प्लांट है, ये रूट है, ये प्लांट का स्टेम हो गया, और ये क्या हो गई? लीव्स हो गई। ठीक है, दीज आर रूट, दिस इज स्टेम एंड दिस इज लीफ। अब इम्पॉर्टेंट बात, यदि मैं बोलूँ कि ये प्लांट एंजियोस्पर्म का है, डेट मीन्स प्लांट कैसा है? 2n। तो रूट भी कैसी होगी? 2n होगी। स्टेम भी क्या है? 2n है। लीफ भी क्या है? 2n है। मतलब प्लांट का हर एक पार्ट क्या है? 2n है। अब इस प्लांट के अंदर अभी हमें फ्लावर्स नज़र नहीं आ रहे। जब किसी प्लांट के अंदर फ्लावर्स नहीं नज़र आते तब हम बोलते हैं कि वो प्लांट अपनी वेजिटेटिव स्टेज के अंदर है।
ठीक है। अब क्या हो रहा है, इस प्लांट के अंदर कुछ चेंजेस हो रहे हैं, इस प्लांट के अंदर कुछ चेंजेस हुए, और अब क्या हो रहा है, इस प्लांट के अंदर क्या लग गया, फ्लावर लग गया। दिस इज फ्लावर। तो फ्लावर भी कैसा है, 2n, क्योंकि उसी प्लांट पर लगा है। तो इस प्लांट के अंदर कुछ हार्मोनल्स एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं। क्या होता है ये आगे पढ़ेंगे। और ये प्लांट में क्या लग जाता है, फ्लावर लग जाता है। और जब इस प्लांट के अंदर फ्लावर लग गया तो मतलब ये अपने कौन से फेज़ में आ गया, रिप्रोडक्टिव फेज़ में आ गया। मतलब फ्लावर तुमको पता है कि रिप्रोडक्शन कर सकता है, तो ये प्लांट कौन से स्टेज में आ गया, रिप्रोडक्टिव फेज़ में आ गया। वेजिटेटिव फेज़ को हम प्री रिप्रोडक्टिव फेज़ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये प्लांट वेजिटेटिव से क्या आ गया, रिप्रोडक्टिव फेज़ में आ गया। ठीक है, ध्यान रखना बच्चों, यदि मैंने कहा कि ये प्लांट जो है एंजियोस्पर्म का है, तो पूरा प्लांट यदि 2n है तो इस प्लांट के ऑल पार्ट्स विल बी 2n। चाहे वो रूट हो, चाहे स्टेम हो, चाहे लीफ हो, सब कुछ 2n होंगे, चाहे फ्लावर हो। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा कि एक प्लांट के अंदर कैसे चेंजेस होते हैं, हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्लावर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये हुआ फर्स्ट कंसेप्ट हमारा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, दैट इज द इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देयर आर 3 इवेंट्स इन अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, फर्स्ट आता है प्री रिप्रोडक्टिव या फिर प्री फर्टिलाइजेशन। सेकेंड आता है फर्टिलाइजेशन यानी रिप्रोडक्शन वाला फेज। एंड थर्ड आता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, डेट मीन्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन बोल सकते हो, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, सिंपल है, फर्टिलाइजेशन से पहले प्री फर्टिलाइजेशन एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब मैंने तुमको समझाया कि किसी के प्लांट के अंदर वेजिटेटिव फेज के अंदर कुछ कन्वर्जन्स होते हैं। तो देखो, ये जो प्री फर्टिलाइजेशन है, ठीक है, इस प्री फर्टिलाइजेशन फेज के अंदर फॉर फ्लावरिंग, फ्लावर ग्रो करवाने के लिए प्लांट अंडरगोज सेवरल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस। ठीक है, प्लांट में फ्लावर प्रोड्यूस करने के लिए उसके अंदर कुछ हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, वो कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बनता है, शूट मेरिस्टेम। राइट, शूट मेरिस्टेम कन्वर्ट हो जाता है फ्लोरल मेरिस्टेम में। याद होगा बच्चों, हम बात करते हैं कि मेरिस्टेम ही ऐसा सेल है या टिश्यूज़ है जो क्या कर सकता है, नए को प्रोड्यूस कर सकता है। तो जो शूट मेरिस्टेम है वो पहले कन्वर्ट होता है फ्लोरल मेरिस्टेम में। ये फ्लोरल मेरिस्टेम पहले कन्वर्ट होता है फ्लोरल प्राइमोर्डिया में। फ्लोरल प्राइमोर्डिया वो सेल्स हैं जो किसी नए को प्रोड्यूस करती है। ठीक है, फ्लोरल प्राइमोर्डिया इट विल बेयर फ्लोरल बड, है ना, बड जो होता है वो आगे जाके प्रोड्यूस करता है। और ये जो फ्लोरल बड है वो कन्वर्ट हो जाता है फ्लावर। ठीक है, तो देखो क्या सीक्वेंस हुआ कि एक प्लांट के अंदर कुछ स्ट्रक्चरल एंड हार्मोनल चेंजेस हुए, तो जिससे शूट मेरिस्टेम कन्वर्ट हुआ फ्लोरल मेरिस्टेम में, मेरिस्टेम कन्वर्ट हुआ फ्लोरल प्राइमोर्डिया में, और उससे बना बड, और बड से फाइनली बन गया फ्लावर। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। राइट, चलिए आगे हम बात करते हैं। बाकी हमने कुछ पहले प्रीवियस क्लासेस में बात कर रखी है, वर्ल्स ऑफ फ्लावर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, वर्ल्स ऑफ फ्लावर, देयर आर मेनली 4 वर्ल्स ऑफ फ्लावर। स्ट्रक्चर की बात करें तो हम स्ट्रक्चर बनाएंगे नहीं, आपने 11th में पढ़ा है बहुत अच्छे से। देयर आर 4 वर्ल्स ऑफ फ्लावर। ठीक है, यदि हम इनर टू आउटर की बात करते हैं, इनर टू आउटर, ठीक है,
तो सबसे अंदर कौन सा पार्ट रहता है? दैट इज द एंड्रोशियम. सेकेंड इज गाइनोशियम. थर्ड इज कोरोला एंड फोर्थ इज कैलिक्स. ठीक है, याद होगा आपको अच्छे से. क्या थे ये सारे पार्ट्स? एंड्रोशियम ग्रुप ऑफ स्टेमन्स. बेसिक यूनिट स्टेमन्स है. गाइनोशियम की बेसिक यूनिट्स कार्पेल भी बोल सकते हो या पिस्टल्स भी बोल सकते हो. कोरोला पेटल्स, ब्यूटीफुल सुंदर कलर्स, एंड कैलेक्स फॉर सेपल्स. राइट. अब इन चारों के अंदर से हम बात करें एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल की, तो जो कैलेक्स एंड कोरोला है बेसिकली वो फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो दे आर नॉन एसेंशियल, या हम बोल सकते हैं दे आर स्टेराइल. और ये दोनों जो हैं दीज आर फर्टाइल. ठीक है, तो ये हो गए इसके वर्ड्स की बात. आगे अब हम टॉपिक पे बात करते हैं फ्लावर का टॉपिक, जो एनसीईआरटी ने बहुत अच्छे से दिया है. ठीक है, फ्लावर क्या है? फ्लावर, फ्लावर इज अ फैसिनेटिंग ऑर्गन. फ्लावर इज अ फैसिनेटिंग ऑर्गन. फैसिनेटिंग ऑर्गन मतलब लुभाने वाला, उसको देख के कितना अच्छा लगता है ना, दैट इज़ द फैसिनेटिंग ऑर्गन. ठीक है, अब इसके बारे में कुछ यूजेस की बात करते हैं जो एनसीईआरटी बताती है. सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इट इज़ द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इट इज़ द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. और यूजेस क्या है? एस्थेटिक. एस्थेटिक पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं, थोड़ा सा सही करते हैं इसको, एस्थेटिक पर्पस. ठीक है. सेकंड, ऑर्नामेंटल. सुंदर है ना, तो ऑर्नामेंटल यूज़ हो गया. नेक्स्ट, एस्थेटिक भी मतलब ब्यूटीफुल के बारे में ही बात कर रहे हैं. सोशल रीजंस के लिए भी फ्लावर का यूज़ होता है. रिलीजियस पर्पस के लिए भी फ्लावर को यूज़ करते हैं. कल्चरल पर्पस के लिए भी करते हैं. एंड नेक्स्ट, सिम्बल्स ऑफ कन्वेइंग इमोशंस, है ना, इमोशंस जैसे लाइक लव, ये सब, फ्रेंडशिप, येलो, है ना. तो इस तरह से इमोशंस को कन्वे करने के लिए भी फ्लावर को यूज़ किया जाता है. ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया रखा है, डेट इज़ फ्लावर इज़ एम्ब्रियोलॉजिकल. फ्लावर्स आर एम्ब्रियोलॉजिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल मार्वल्स. फ्लावर्स आर एम्ब्रियोलॉजिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल मार्वल्स. मार्वल्स तो सभी ने सुना है, बिल्कुल सुना होगा ना, बहुत सारे फैंस भी होते हैं, हम तो मार्वल्स के फ़ैन हैं. तो वर्ड मार्वल का मतलब क्या है? लाइक बहुत, जस्ट लाइक अ वंडर, है ना, कितना अच्छा. एम्ब्रियोलॉजिकल, एम्ब्रियो से ही फ्लावर बनता है. मॉर्फोलॉजिकल बिकॉज बहुत ब्यूटीफुल है एंड साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. एम्ब्रियोलॉजिकल साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए. मॉर्फोलॉजिकल तो तुम समझ ही रहे होगे, दिखने की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं और ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एम्ब्रियोलॉजिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल मार्वल्स के बारे में. चलिए अब हम नेक्स्ट इवेंट्स में आते हैं और फर्स्ट इवेंट की बात करते हैं, डेट इज़ द प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट. आप कोई ये वीडियो आराम से कभी भी पॉज कर सकते हो और नोट्स लिखने हैं तो आप इजीली लिख सकते हो. तो सबसे पहले हम फर्स्ट इवेंट की बात करते हैं, डेट इज़ द प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट. ठीक है, अब प्री फर्टिलाइजेशन के इवेंट की हम बात कर रहे हैं, तो डेट मीन्स हम यहाँ पर क्या क्या बात करेंगे? फर्टिलाइजेशन से जस्ट पहले की बात. फर्टिलाइजेशन कब होता है? गैमेट्स बनते हैं तब फर्टिलाइजेशन होता है, राइट. तो गैमेट्स बनाने तक का प्रोसेस किस में आता है? फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन में. ठीक है, मैं लिख देती हूँ, टिल गैमेट्स आर फॉर्म्ड. जैसे ही गैमेट्स बन जाएंगे और वो फ्यूज़ होने लगेंगे तो फर्टिलाइजेशन आ जाएगा, और जब तक गैमेट्स बने हैं तब तक हम बात करेंगे प्री फर्टिलाइजेशन की. ठीक है, तो अब हम गैमेट्स बनाने की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंड्रोशियम की. एंड्रोशियम, ठीक है, जिसकी बेसिक यूनिट क्या है बच्चों? स्टेमन. बेसिक यूनिट है स्टेमन. ठीक है, तो थोड़ा सा डायग्राम को लेके चलते हैं. देखो, याद करो बायलोग स्ट्रक्चर था एंड्रोशियम का, है ना, भूल गए क्या सभी? तो देखो यहाँ से यदि हम इसका ट्रांसफर सेक्शन कट करते हैं, ठीक है, ये दोनों क्या है? एंथर.
मतलब ये एंथर है जो कैसा होता है, बाइलोब्ड, 2 लोब्स हैं, राइट, एंड दिस इज द फिलामेंट। ठीक है, अब देखो यहाँ से एंथर क्या होता है, अटैच्ड होता है फ्लावर से, ये वाला पोजीशन है अटैचमेंट। ठीक है, तो इस पोर्शन को हम क्या बोलेंगे, ये वाला रीजन कैसा है, दिस इज द प्रॉक्सिमल एंड, दिस इज द प्रॉक्सिमल एंड। प्रॉक्सिमल मतलब पास, किसके पास, फ्लावर से, जहाँ से अटैचमेंट है। और ये वाला एंड हम बोलेंगे दिस इज द डिस्टल एंड, डी फॉर डिस्टल, डी फॉर दूर, पी फॉर प्रॉक्सिमल, पी फॉर पास। ठीक है, तो बेटा एनसीईआरटी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, वो लाइन क्या है समझना, प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट is attached to petal और थैलेमस। आई होप ये लाइन आपको लिखने पर ही समझ आ गई होगी, थोड़ा सा आप खुद से सोचो। प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट इज अटैच टू पेटल और थैलेमस। ये देखो ये वाला प्रॉक्सिमल एंड है पास का, किससे अटैच्ड होगा, यहाँ से, या तो यहाँ पे थैलेमस होगा, जो फ्लावर के अंदर थैलेमस पार्ट रहता है, या फिर किसी से, पेटल से अटैच्ड हो सकता है। याद करो एपिपेटलस कंडीशन, स्टेमन्स आर अटैच्ड टू द पेटल्स, तो पेटल से भी अटैच्ड हो सकता है या फिर किसी थैलेमस से भी अटैच्ड हो सकता है। ठीक है, देखो अब हम ये जो ट्रांसफर सेक्शन कट किया है एंथर का, हम उसकी बात करते हैं। ये एंथर को हमने जब बीच में से कट किया तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे डायग्राम है, आई थिंक चलेगा, नहीं चलेगा तो फिर से बना देती हूँ। देखो कुछ इस तरह का हो गया, राइट। अब देखो जब हमने इसका ट्रांसफर सेक्शन लिया तो इस एंथर के अंदर हमें, पहले देखो यहाँ से ऐसे बात करते हैं तो 2 लोब्स दिख रहे हैं, तो फर्स्ट इट इज़ बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, 2 लोब्स दिख रहे हैं, राइट। अब देखो हर एक लोब के अंदर हमें क्या दिखेगा, एक थीका दिखता है, 1 थीका, दिस इज 2 थीका, दिस इज 3 थीका एंड दिस इज 4 थीका। ठीक है, इसे हम क्या बोल रहे हैं, थीका, राइट। देखो एक लोब के अंदर 2 थीका है, डेट्स वाई कंडीशन इज नोन एज डायथीकस। वैसे आप बोलोगे कि 4 थीका है मैम तो टेट्राथीकस होना चाहिए, नहीं, बट एनसीईआरटी इसको विद रिस्पेक्ट टू 1 लोब बोलती है, तो आपको ध्यान रखना है डायथीकस विद रिस्पेक्ट टू 1 लोब, और आपको नीट में टेट्राथीकस टिक नहीं करना है, डायथीकस ही टिक करना है, राइट। अब क्या होता है, हर एक थीका के अंदर एक स्पोरेंजियम रहता है, ये जो मैं ग्रीन से बना रही हूँ डेट इज द स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम, ठीक है, दिस इज द स्पोरेंजियम। अब स्पोरेंजियम कितने दिख रहे हैं, 4 दिख रहे हैं, देन द कंडीशन इज नोन एज टेट्रास्पोरेंजिएट। टेट्रास्पोरेंजिएट मतलब 4 स्पोरेंजियम। बेटा स्पोरेंजियम क्या है, स्पोरेंजियम इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर that forms after division, या फिर सिंपल अभी के लिए इतना समझ लो, स्पोरेंजियम एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें स्पोर्स बनेंगे, बैग लाइक स्ट्रक्चर इन विच स्पोर्स विल बी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो देखो, तो एंथर की हमने 3 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है ना, एंथर की हमने 3 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है, क्या क्या, फर्स्ट इज एंथर इज बाइलोब्ड क्योंकि 2 लोब्स है, सेकेंड इज एंथर इज डायथीकस क्योंकि इसमें 2 थीका है इन 1 लोब, और थर्ड इज एंथर इज टेट्रास्पोरेंजिएट क्योंकि एक एंथर में 4 स्पोरेंजियम होते हैं। तो ये तीनों क्वालिटीज़, जो तीनों प्रॉपर्टीज़ हैं एंथर की, जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है।
राइट। एंथर इज बाइलोब, डाइथिकस एंड टेट्रास्पोरेंजिएट, राइट। तो मैं इसको बहुत इंपॉर्टेंट टिक कर रही हूँ, जो आपको अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है। अभी जनरल बात आई है, अभी और आगे हम बात करेंगे। अच्छा, दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं। हम माइक्रो वर्ड यूज़ करते हैं फॉर मेल एंड मेगा वर्ड यूज़ करते हैं या मैक्रो वर्ड यूज़ करते हैं फॉर फीमेल, राइट। तो बच्चों देखो, यहाँ पे हम स्पोरेंजियम की बात कर रहे हैं, तो हम किसके स्पोरेंजियम की बात कर रहे हैं? एंथर के स्पोरेंजियम की बात कर रहे हैं। तो एंथर कैसा होता है? मेल होता है। तो दिस स्पोरेंजियम इज ऑल्सो नोन एज माइक्रोस्पोरेंजियम। मेरा तो माइक्रो वर्ड यूज़ कर दिया, दैट्स इट, और कुछ चेंज नहीं है, ठीक है। तो वापस देखेंगे, एक एंथर है जिसका हमने ट्रांसफर सेक्शन लिया, तो हमने देखा देयर आर 2 लोब्स, इसलिए हमने बोला दिस इज द बाइलोब, ठीक है। हर एक लोब के अंदर 2 थीका है, तो डेट्स आर 2 डाइथिकस, एंड हर एक थीका के अंदर एक स्पोरेंजियम है, तो टोटल 4 स्पोरेंजियम हो गए, तो टेट्रास्पोरेंजियम। बीच में एक टिश्यू रहता है, डेट इज नोन एज कनेक्टिव, ठीक है। चलिए अब हम आगे टॉपिक पे चलते हैं, डेट इज एंथर वॉल लेयर्स, ठीक है। एंथर वॉल लेयर्स पे, इस एंथर की लेयर्स की हम बात करते हैं। एंथर वॉल लेयर्स, तो एंथर वॉल लेयर्स, तो देयर आर टोटल 4 वॉल लेयर्स, ठीक है। 4 लेयर्स की हम यहाँ बात करेंगे, पहले डायग्राम से समझेंगे, फिर साथ साथ लिखते रहेंगे, ठीक है। देखिए, वही सेम डायग्राम रिपीट करते हैं, और ईजिएस्ट फॉर्म में बस मैं बताना चाहूँगी, बहुत ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, आपको समझने से मतलब है ना। तो बहुत सिंपल बात करते हैं। ये एंथर बनाया मैंने, ठीक है। तो देखो, ये जो बाहर की लेयर आपको दिख रही है डायरेक्टली, दिस इज़ द फर्स्ट लेयर। ये जो लेयर है, दिस इज़ द फर्स्ट लेयर, डेट इज़ द एपिडर्मिस। फर्स्ट लेयर डेट इज़ नोन एज एपिडर्मिस। किसी की भी आउटर मोस्ट लेयर को हम एपिडर्मिस ही बोलते हैं, सिंपल, एपिडर्मिस, ठीक है। इसके कुछ फीचर्स की बात करूँ तो फर्स्ट, समझ ही रहे हो, दिस इज़ द आउटर मोस्ट लेयर। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होती है? एपिडर्मिस। एक ही लेयर है, सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस, सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस। और इसका काम क्या होता है बच्चों? प्रोटेक्शन, है ना। हमारी भी एपिडर्मिस का काम क्या है? प्रोटेक्शन करना, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट लेयर पे। नेक्स्ट लेयर कलर कौन सा यूज़ करें? पिंक कर लेते हैं। चलिए, नेक्स्ट लेयर जस्ट एपिडर्मिस के नीचे, दिस इज द नेक्स्ट लेयर, दिस इज द नेक्स्ट लेयर जो मैंने पिंक से बनाया है, सेकेंड लेयर, डेट इज नोन एज एंडोथीशियम, ठीक है। इस लेयर का नाम क्या है? एंडोथीशियम, ठीक है। इसकी हम कुछ बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट एनसीईआरटी लिखती है, इट इज जस्ट इनर टू एपिडर्मिस, ठीक है। और इसका भी काम क्या होता है बच्चों? इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन, सेम है ना, बाहर की लेयर है तो ये भी क्या करती है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है। ये भी प्रोटेक्शन में हेल्प करती है, राइट। यहाँ पे कुछ अल्फा सेलुलोजिक फाइबर्स मिलते हैं जो क्या करते हैं? एंथर को बर्स्ट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो भी इतना ही इंपॉर्टेंट है कि 3 पॉइंट्स ही क्या है? इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जस्ट एंडोथीशियम के नीचे नेक्स्ट लेयर जो आती है, थर्ड लेयर, दिस इज द नेक्स्ट लेयर, दिस इज द मिडल लेयर। मिडल लेयर अकेली नहीं है, मिडल लेयर यूजुअली 2 से 3 रहती है, 3 बना देती हूँ मैं भी, ठीक है। दिस इज थर्ड, दीज आर मिडल लेयर्स, और जो कितनी रहती है? 2 to 3, ठीक है। बच्चों इनका भी काम क्या है? प्रोटेक्शन, इनका भी काम क्या है? प्रोटेक्शन। लेकिन ये जो मिडल लेयर्स है, ये थोड़े टाइम बाद में क्या होती है? डीजनरेट हो जाती है, दे डीजनरेट आफ्टर सम टाइम, ठीक है। चलिए उसके बाद आती है सबसे इम्पॉर्टेंट, डेट इज़ नोन एज टेपिडम,
This is the fourth layer that is known as tapetum. Tapetum जो है बच्चों सबसे innermost layer है, innermost. This is the innermost layer. डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है. इसका मेन फंक्शन क्या है? दिस इज न्यूट्रिटिव, न्यूट्रिशन देने का काम करती है, ठीक है. नेक्स्ट, इस टेपेटम के अंदर क्या होता है बच्चों? अंदर क्या है? स्पोरोजिनस सेल्स हैं जो मिलकर क्या बना लेती है? स्पोरोजिनस टिश्यू बनाती है. सेल्स मिलकर क्या बनाता है? टिश्यू बनाते हैं ना. दिस इज स्पोरोजिनस सेल्स. सेल्स क्या बनाती है? इट फॉर्म्स स्पोरोजिनस टिश्यू, ठीक है. तो टेपेटम कैसे ले रहे हैं? न्यूट्रिटिव, मतलब न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है. एंड नेक्स्ट पॉइंट, इट सराउंड्स स्पोरोजिनस टिश्यू. इनका जो डीएनए कंटेंट है टेपेटम का, वो क्या होता है? हाई होता है. डीएनए कंटेंट क्या रहता है? ज़्यादा रहता है. कैसे? क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस का नंबर भी क्या रहता है? ज़्यादा रहता है. न्यूक्लियस ज़्यादा है तो डीएनए तो ज़्यादा रहेगा ही, है ना. तो देख रहे हैं, चारों लेयर्स की बात करते हैं. देखो ध्यान से एक साथ देखते हैं इसको. आउटर मोस्ट इज एपिडर्मिस. एपिडर्मिस के जस्ट बाद में कौन सा आ रही है? एंडोथीशियम. एंडोथीशियम के बाद कौन सी आई? मिडल लेयर्स, जो कैसे रहती है? 2 से 3 रहती है. मिडल लेयर्स के बाद आती है टेपेटम. ये जो बाहर की तीनों लेयर्स थी, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम एंड मिडल लेयर्स, तीनों के 2 काम है. प्रोटेक्शन प्लस डेहिसेंस ऑफ एंथर. डेहिसेंस मतलब फूटना. एंथर फूटेगा तभी तो अंदर से पॉलन ग्रेन्स बाहर आएंगे ना. डेहिसेंस मतलब बर्स्ट होना. तो ये तीनों लेयर्स डेहिसेंस और प्रोटेक्शन में पार्टिसिपेट करती है. और जो टेपेटम है, इसका काम क्या होता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना सेल्स को अंदर, ठीक है. डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कौन से सेल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है? डेट इज द टेपेटम. प्रोटेक्शन के लिए बाहर की तीनों, डेहिसेंस के लिए बाहर की तीनों. मैं कंबाइंडली बात करूं कि ओवरऑल एंथर लेयर्स का क्या क्या काम है, तो 3 फंक्शन हो गए एंथर लेयर्स के. प्रोटेक्शन, सेकेंड डेहिसेंस एंड थर्ड इज न्यूट्रिशन. तो सबको मिला के 3 काम हो गए एंथर की वॉल लेयर्स के. इज इट क्लियर? नाइस. चलिए, इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज़ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड उसके आगे का प्रोसेस की हम बात करेंगे. मैं एक डेफिनेशन ज़रूर लिखवा देती हूँ. माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है ना. माइक्रोस्पोरेंजियम बात की थी ना, वो बैग लाइक स्ट्रक्चर जो क्या बनाते हैं? स्पोर्स बनाता है. ये देखो डायग्राम कहाँ गया? ये रहा. ये स्पोरेंजियम की हम बात कर रहे हैं, ठीक है. तो माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है? सबसे पहले कुछ एनसीईआरटी ने पॉइंट्स दिए हैं. इन ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर, in transverse section of anther it appears circular in outline. सर्कुलर दिखता है. देखा ना डायग्राम में कैसा दिखा? सर्कुलर, ठीक है. नेक्स्ट, इट कंटेन्स, क्या कंटेन करता है? मास ऑफ स्पोरोजिनस सेल्स. मास ऑफ स्पोरोजिनस सेल्स. और ये सेल मिलकर क्या बनाती है? टिश्यू, which forms sporogenous tissue. ठीक है. सेल्स है तो क्या बना रहे? टिश्यू. स्पोरोजिनस टिश्यू बनाया, ठीक है. एंड माइक्रोस्पोरेंजियम इज सराउंडेड बाय एंथर वॉल लेयर्स. बोल सकते हैं ना, इसके चारों तरफ क्या है? एंथर की वॉल लेयर्स है, जो कितनी थी? 4 थी, ठीक है. तो ये सारे हो गए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स किसके? माइक्रोस्पोरेंजियम के. सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो ट्रांसफर सेक्शन में कैसा दिखता है? आउटलाइन दिखता है. इसके बाहर क्या रहती है? एंथर वॉल लेयर्स रहती है. इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का पूरा प्रोसेस. दैट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर बनाने वाले हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल से. एंड पॉलन ग्रेन्स को हम पूरा डिस्कस करेंगे, ठीक है. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू. और पढ़ते रहिए, इसको साथ के साथ याद करते रहें. ऑल राइट, चलिए.